हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम 4 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और यहाँ पे हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को चार अंकों वाले कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम के पहले आप इन क्वेश्चनों को अवश्य पढ़ के जाएं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है मानव में लिंग संलग्न जो रोग होते हैं उनकी वंशागति आपको तैयार करनी है। तो सबसे पहले वंशागति में हम बात करते हैं हीमोफीलिया रोग की। इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि हीमोफीलिया है क्या। तो हीमोफीलिया जो है एक खतरनाक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर ब्लड के जमने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। अर्थात कहीं पर भी चोट लग जाती है तो रक्त निकलने की क्रिया नहीं रुकती है और रक्त लगातार ज्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी कारण से इस रोग को हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। तो हीमोफीलिया की बात करते हैं तो यह एक खतरनाक बीमारी है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया जो रोग पैदा होता है। हीमोफीलिया रोग पैदा करने वाला एक जीन होता है जिसको हम अप्रभावी एच कहते हैं। तो ये एच अप्रभावी जीन होता है जो कि हीमोफीलिया रोग पैदा करता है, जो कि मनुष्य के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये एक्स गुणसूत्रों पर पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं इनकी वंशागति की, तो देखिए हीमोफीलिया की जब वंशागति की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान रखना है कि हीमोफीलिया की जब वंशागति पढ़ते हैं उसमें कंडीशन दी रहती है। कंडीशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहां पे पहला नंबर कंडीशन क्या है कि सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा किसी भी उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति आपको बतानी है। मतलब पुरुष कैसा है? सामान्य है, नॉर्मल है, और स्त्री कैसी है? वाहक है। तब इनके द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति हमको बतानी है। तो यह पहली कंडीशन है। तो देखिए दिया क्या है? सामान्य पुरुष है, तो हम लिख लेंगे पुरुष कैसा है? सामान्य है। तो सामान्य पुरुष होगा तो नॉर्मल एक्स वाई होगा। वहीं स्त्री कैसी है? वाहक स्त्री है, तो वाहक स्त्री हमने लिख लिया। अब जब वाहक स्त्री है मतलब दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा, तभी तो स्त्री वाहक कहलाएगी। तो यहां पे हम वाहक स्त्री ले लेंगे। अब आपस में हमने क्रॉस कराया तो आप देख सकते हैं कि जो पुत्री प्राप्त होंगे वो 50% जो है सामान्य प्राप्त होंगे। देख सकते हैं आप यहां पे एक्स जो आधी प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं? सामान्य हैं, जबकि आधे जो हैं वाहक है। मतलब एक एक्स गुणसूत्र ऐसा ही प्राप्त हो रहा है एक्स जिसमें अप्रभावी जीन एक उपस्थित है एक एक्स गुणसूत्र पर। मतलब जो आधी स्त्रियां प्राप्त हो रही, पुत्री जो प्राप्त होंगी वो सामान्य होंगी 50%, और 50% स्त्रियां जो है वो क्या होंगी? कैरियर होंगी, यानी वाहक होंगी। जबकि पुत्रों की यदि हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आधे पुत्र यानी कि 50% पुत्र भी कैसे हैं? सामान्य हैं, और जो पुत्र हैं 50% वो कैसे हैं? हीमोफीलिक है। देखिए पुरुष में चूंकि एक्स और वाई गुणसूत्र ही पाए जाते हैं तो एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। तो अगर पुरुष के एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है मतलब पुरुष कैसा होता है? हीमोफीलिक होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पुरुष आधे कैसे हैं? पुत्र जो है सामान्य है, और आधे पुत्र कैसे हैं? हीमोफीलिक हैं। तो इस प्रकार से आपको पहली कंडीशन याद रखनी है, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। इसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि अगर सामान्य स्त्री हो, स्त्री कैसी हो? सामान्य हो, तथा हीमोफीलिक पुरुष हो, तब इनके द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति देखना है। तो सामान्य स्त्री आपको ले लेना है और हीमोफीलिक पुरुष ले लेना है। स्त्री सामान्य है मतलब नॉर्मल एक्स होगा, हीमोफीलिक पुरुष है मतलब एक्स गुणसूत्र पर पुरुष के क्या होगा? अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो हमने आपस में क्रॉस करा दिया तो आप देख सकते हैं पुत्री कितने प्राप्त होंगे? 100% वाहक। पूरे के पूरे जो पुत्रियां आप देख सकते हैं एक्स इनमें क्या है? एक में अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब पूरे के पूरे जो 100% पुत्रियां प्राप्त होंगी वो कैरियर या वाहक होंगी, जबकि पुत्र जो प्राप्त होंगे वो 100% कैसे होंगे? सामान्य होंगे। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। इस यहां पे अब ये तीसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन थी, अब तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या दिया गया है? वाहक स्त्री तथा हीमोफीलिक पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। तो अब स्त्री कैसी है? वाहक है, हीमोफीलिक पुरुष है, इनके द्वारा संतान उत्पन्न होंगे तो उनमें हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होगी? तो देखिए वाहक स्त्री है मतलब दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक पर आपको अप्रभावी जीन ले लेना है, जबकि हीमोफीलिक पुरुष है मतलब यहां पे पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर क्या होगा? अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। अब इनका आपस में आप क्रॉस करा दीजिए तो पुत्री जो प्राप्त हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि 50% कैसे हैं? वाहक हैं। तो आप देख सकते हैं ये पुत्री जो है ये वाहक है, और ये जो पुत्री प्राप्त हो रही है एक्स ये क्या है? दोनों में अप्रभावी जीन उपस्थित है मतलब हीमोफीलिक पुत्रियां हैं। तो आप देख सकते हैं 50% वाहक पुत्रियां प्राप्त होंगी और 50% पुत्री कैसी होंगी? हीमोफीलिक होंगी। जबकि पुत्रों की यदि हम बात करते हैं तो 50% देखिए नॉर्मल एक्स वाई है, और आधे कैसे हैं? हीमोफीलिक। तो पुरुष जो है 50% कैसा होगा? मतलब पुत्र जो है 50% हीमोफीलिक होगा, 50% कैसा होगा? सामान्य होगा। इसके अलावा आप अगली कंडीशन यानी कि चौथी कंडीशन देख सकते हैं।
चौथी कंडीशन में क्या कह रहा है कि हीमोफीलिक स्त्री एवं सामान्य पुरुष। अब पुत्री, अब यहां पे स्त्री कैसी है, हीमोफीलिक है, तो हीमोफीलिक स्त्री हमको ले लेना है, मतलब दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। पुरुष कैसा है, सामान्य है, मतलब नॉर्मल एक्स वाई आपको लेना है। अब इनके चारों का आपस में आप क्रॉस करा दीजिए, तो आप क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे कि जो पुत्रियां प्राप्त होंगी वो 100% पूरी की पूरी कैरियर यानी कि वाहक प्राप्त होंगी, जबकि पुत्र 100% क्या है, हीमोफीलिक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं कि अगर किसी हीमोफीलिक स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष के साथ हो जाता है तो होने वाली संतानों में जो पुत्रियां प्राप्त होंगी वो 100% वाहक होंगी तथा पुत्र जो है 100% हीमोफीलिक होंगे। सेम इसी प्रकार की कंडीशन वर्णांधता रोगों के लिए भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णांधता क्या है, फिर इसकी वंशागति के प्रकार देखेंगे। वर्णांधता की यदि हम बात करते हैं, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह मनुष्यों में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है, और जिसको यदि ये बीमारी हो गई है उसको रंगों को पहचानने में, विभेद करने में, मतलब कोई व्यक्ति अगर जिसको वर्णांधता हो गई है तो रंगों को स्पष्ट रूप से विभेद नहीं कर सकता। यही कई प्रकार का हो सकता है। वर्णांधता की बात करें तो कई प्रकार का हो सकता है, परंतु लाल हरी वर्णांधता जो होती है यह सबसे सामान्य प्रकार की वर्णांधता होती है। इस रोग में रोगी को लाल और हरा दोनों रंग या तो लाल दिखाई देते हैं या तो हरा दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से रोगी जो है रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। तो सेम आपको कंडीशन उसी तरह जैसे आपने हीमोफीलिया में देखा कि हीमोफीलिया रोग जो है एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होता है जो अप्रभावी जीन होता है, उसी प्रकार कलर ब्लाइंडनेस जो उत्पन्न करने वाला अप्रभावी जीन होता है जो सी होता है अप्रभावी जीन, ये कहां उपस्थित होता है, एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होता है। तो उसी प्रकार से आपको क्रमशः यहां पे कंडीशन समझनी है। सेम वर्णांधता के लिए कंडीशन क्या है, इनकी वंशागति के प्रकार आप देखेंगे, और यहां से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से कोई ना कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वो देखिए पहली कंडीशन क्या है, वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति। तो अब क्या कह रहा है कि वर्णांध पुरुष है, तो पुरुष जब कलर ब्लाइंड है यानी कि वर्णांध है, यानी कि मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है, तो मेल आपको कलर ब्लाइंड ले लेना है यानी कि वर्णांध ले लेना है। तो वर्णांध जब लेंगे मतलब मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है, तो उसके एक्स गुणसूत्र पर सी जीन उपस्थित है अप्रभावी जीन, इसीलिए तो पुरुष कैसा है, वर्णांध है। इसके बाद नॉर्मल वुमेन, वुमेन कैसी है, सामान्य है, तो नॉर्मल वुमेन ले लेना है हमको। नॉर्मल वुमेन मतलब एक्स एक्स नॉर्मल, और कलर ब्लाइंड यहाँ पे मेल है तो मेल कलर ब्लाइंड है, तो यहाँ पे एक्स में क्या हो जाएगा, अप्रभावी जीन हो जाएगा। आपस में आप क्रॉस करा देंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के ये आएगा कि जो डाटा प्राप्त हो रहा है यानी जो पुत्रियां प्राप्त हो रही है वो 100% पूरे के पूरे कैसी हैं, कैरियर है, मतलब वाहक हैं। आप देख भी सकते हैं एक्स एक्स यहां पे प्राप्त हो रहा है और एक्स एक्स यहां पे, तो जब एक्स एक्स यहां पे प्राप्त हो रहा है और एक्स एक्स यहां पे भी, दोनों एक्स एक्स में क्या देख रहे हैं आप कि एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि दोनों के दोनों जो हमको प्राप्त हो रहे हैं, पूरी की पूरी जो संतानें प्राप्त हो रही है उसमें से जो पुत्रियां पूरी की पूरी वो कैसी हैं, कैरियर या वाहक है। जबकि सन की बात करते हैं तो नॉर्मल है, देख सकते हैं आप एक्स वाई, तो पूरे के पूरे 100% नॉर्मल जो है पुत्र प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी वर्णांध पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री से कर दिया जाए तो होने वाली संतानों में 100% पुत्रियां जो है वाहक होती हैं, कैरियर होती हैं, जबकि 100% जो पुत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति। अगर सामान्य पुरुष हो और स्त्री कैसी हो, वाहक हो, तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको पुरुष कैसा है, यहां पे नॉर्मल है, मैन कैसा है, नॉर्मल है, और वहीं वुमेन कैसी है, कैरियर है, मतलब वाहक है। तो आप ले लेंगे अगर कैरियर वुमेन है मतलब किसी एक एक्स गुणसूत्र पर आपको अप्रभावी जीन उपस्थित कर लेना है, और यदि पुरुष कैसा सामान्य है मतलब नॉर्मल एक्स वाई होगा। अब आपस में आप क्रिया करा दीजिए एक दूसरे की, तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं कि आधे जो पुत्र प्राप्त हो रहे हैं वो तो सामान्य है एक्स वाई, लेकिन आधे जो पुरुष हैं वो कैसे हैं, वर्णांध है। तो आप देख भी सकते हैं 50% पुरुष कैसे हैं, पुत्र जो है नॉर्मल प्राप्त हो रहे हैं, और 50% पुत्र जो है कलर ब्लाइंड प्राप्त हो रहे हैं यानी कि वर्णांध प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे यदि पुत्रियों की बात करते हैं तो 50% कैसी है, नॉर्मल है, आप देख भी सकते हैं ये नॉर्मल है, और ये वाली संतान कैसी है, ये वाली आप वाहक है, कैरियर है, यानी एक गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग कंडीशन जो है एग्जाम में दी जा सकती है। तो आपको क्रमशः इस प्रकार से कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, और जो भी कंडीशन पूछती है आपको डायरेक्ट लिख देना है और उसका हल कर देना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है सिंड्रोम से संबंधित। कोई भी सिंड्रोम से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सिंड्रोम है क्या, तो देखिए मानव में क्या होता है कि हर एक कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी उत्परिवर्तन के कारण इनमें अचानक परिवर्तन आ जाता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है, जिस कारण से एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। तो डाउन सिंड्रोम क्या कहता है कि यह एक ऐसा सिंड्रोम
सिंड्रोम है जिसमें क्रोमोसोम की जो 21वीं जोड़ी होती है उसमें 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो 21वां जोड़ा होता है, टोटल नंबर ऑफ जोड़े पेयर्स कितने होते हैं 23, तो 23 जोड़ों में से जो 21वें नंबर का जोड़ा होता है उसमें 2 की बजाय एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, जिस कारण से 21वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस स्थिति को हम ट्राइसोमी बोलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि 21वें जोड़े की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, जिस कारण से डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगर यह रोग किसी को हो गया तो उस व्यक्ति की जो कद होता है वो छोटा रह जाता है, सिर गोल हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है और आंखें जो है तिरछी हो जाती है। तो ये आपको लक्षण भी याद रख सकते हैं आप। दूसरा नंबर है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो यह सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 18वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है। मतलब जो 18वें नंबर का जोड़ा होता है, टोटल 23 जोड़ों में से जो 18वें नंबर का जोड़ा है, अगर उसकी ट्राइसोमी हो जाए, मतलब 18वें जोड़े में 2 की बजाय टोटल 3 गुणसूत्र हो जाएं, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तो अगर 18वें जोड़ी में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो गए तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि यह अधिकतर महिलाओं में अधिक होता है तथा बच्चों में यदि यह रोग होता है तो उनका वृक्क, हृदय रोग संबंधी आदि रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है। चलिए, इसके बाद जो तीसरा प्रकार है सिंड्रोम का वो है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो यह गुणसूत्र नंबर 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है। अगर 13वें नंबर का जोड़ा जो गुणसूत्र का है उसमें अगर ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब उसमें 2 की जगह अगर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो इस सिंड्रोम को हम पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। और अधिक आयु की जो माताएं होती है उनके द्वारा अगर किसी बच्चे को जन्म दिया जाता है तो इस रोग के होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में आप देखेंगे कि यह सिंड्रोम जो होता है, स्पेशली इस सिंड्रोम से ग्रसित जो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें से केवल एक यक्ष गुणसूत्र ही पाया जाता है। मतलब एक बाई जो गुणसूत्र होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब एक बाई गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि इस सिंड्रोम से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है तो उसके 2 लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक यक्ष गुणसूत्र ही पाया जाता है। मतलब उनमें आपको याद रखना है कि अगर महिला है तो यक्ष 2 होते हैं तो एक ही यक्ष गुणसूत्र बचेगा, और अगर पुरुष है तो उसके लिंग गुणसूत्र में से बाई गुणसूत्र हट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक ही यक्ष गुणसूत्र बचेगा, एक यक्ष गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उस रोग को हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो अगर लिंग गुणसूत्रों में मोनोसोमी हो जाती है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो आपको देखना है कि इस सिंड्रोम से ग्रसित अगर मानव जो है उसमें 2 के स्थान पर 3 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 2 यक्ष गुणसूत्र तथा एक बाई गुणसूत्र होता है। कहने का मतलब यह है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो उसके अंदर एक अतिरिक्त जो है एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। मतलब जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो 2 एक्स गुणसूत्र महिलाओं में होंगे तो उसमें एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, और यदि पुरुष में है तो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं तो उसमें भी एक क्या हो जाएगा, अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। मतलब लिंग गुणसूत्रों में अगर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है तो इस प्रकार के दशा को हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। तो अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसका वृषण तथा जननांग जो होते हैं ये अविकसित रह जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे सिंड्रोम हमने आपको कवर करा दिए, तो सारे सिंड्रोम आपको कवर कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है इसमें हमको याद रखना है कि 2 जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण लेते हैं हम। तो जब हम किसी 2 या 2 से अधिक विपरीत जोड़ी लक्षणों को लेते हैं और उनके बीच आपस में क्रॉस कराते हैं तो लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। इसीलिए इस नियम को हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सिंपल सी बात है, इस नियम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है कि मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम होता है उसमें आपको क्या करना है। हमने यहां पे क्या किया है कि 2 जोड़ी हमने यहां पे लक्षण लिया है। तो यहां आपने एक लक्षण लिया है गोल व पीले बीज, तो हमने गोल बीज के लिए लिया है कैपिटल आर, पीले बीज के लिए हमने संकेत लिया है स्मॉल वाई। इनका क्रॉस हमको करा देना है झुर्रीदार और हरे बीजों के साथ में। तो झुर्रीदार के लिए यहां पे हमने स्मॉल आर लिया है, हरे बीजों के लिए हमने स्मॉल वाई लिया है। आपस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार से हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। और जब F1 पीढ़ी का हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुल 16 प्रकार की संतानें जो है प्राप्त होती है। तो 16 प्रकार की जो संतानें प्राप्त होती है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में, तो इनमें आपको याद रखना है कि 9 प्रकार के जीन प्ररूपी अनुपात हमको प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं क्रमशः कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 9 प्रकार के जीन प्ररूप जो हैं ये प्राप्त होते हैं। तो इन 9 प्रकार के जीन प्ररूपों में आप देखेंगे कि टोटल 9 प्रकार के जो जीन प्राप्त हो रहे हैं इसमें से आप देखेंगे कि लक्षण प्ररूपी अनुपात, मतलब कहने का मतलब यह है कि जीन प्ररूप मतलब जीनों की संरचना तो यहां पे टोटल 9 प्रकार से प्राप्त हो रही है, लेकिन जो जीनों का यहां पे लक्षण प्राप्त हो रहा है मतलब कितने प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो F2 पीढ़ी में आप देखेंगे कि निम्नलिखित 4 प्रकार के बीज जो है उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के, देखिए सबसे पहले गोल एवं पीले बीज उत्पन्न होते हैं, फिर इसके बाद झुर्रीदार एवं पीले बीज उत्पन्न होते हैं,
इसके अलावा गोल एवं हरे बीज उत्पन्न होते हैं तथा झुर्रीदार एवं हरे बीज उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन का नियम है, इसमें हमको दो जोड़ी या दो जोड़ी से अधिक विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेना है और आपस में क्रॉस कराना है। जो F1 पीढ़ी आती है उसका हम आपस में क्रॉस करा देते हैं, जिसके कारण 16 प्रकार की संतानें प्राप्त होती है, जिसमें 9 प्रकार का जीन प्रारूप प्राप्त होता है, जीनों का संगठन प्राप्त होता है। और फिनोटाइप यदि लक्षण प्रारूपी अनुपात की बात करते हैं तो 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं लक्षण प्रारूपी अगर अनुपात हम देखें तो गोल व पीले बीजों की संख्या सबसे अधिक होती है, 9 प्रकार के प्राप्त होते हैं, जबकि गोल व हरे बीजों की संख्या कितनी है? 3 है। झुर्रीदार एवं पीले बीजों की संख्या कितनी है? 3 है, जबकि झुर्रीदार एवं हरे बीजों की संख्या कितनी है? 1 है। यानी टोटल लक्षण प्रारूपी अनुपात कितना आता है? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो हमेशा आपको याद रखना है स्वतंत्र व्यूहन नियम का अनुपात जो है, तो इसमें यदि फिनोटाइप रेशियो पूछे आपसे तो 9:3:3:1 ये आपको याद रखना है रेशियो। तो मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन का नियम भी आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दो जोड़ी या दो जोड़ी से अधिक लक्षण लेना है और उनका हमको क्या करना है? आपस में क्रॉस कराना है। तो जो लक्षणों की वंशागति होगी वो स्वतंत्र रूप से प्राप्त होगी। टोटल 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं और जिनका लक्षण प्रारूपी अनुपात भी आपको ज्ञात कर लेना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है अनुवांशिक कोड से संबंधित। किससे संबंधित? अनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड से संबंधित। तो जेनेटिक कोड की यदि हम बात करते हैं तो यह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी एक भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करने का काम कर सकती है। देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको कोडान के नाम याद रखना है, जैसे AUG यह समारंभन कोडान भी कहलाता है। यह मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। GUG कोडान जो होता है यह वायलिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करता है। प्रत्येक कोडान जो होता है वो mRNA पर उपस्थित होता है तथा कोडान के अंदर ही कोई भी अनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित होती है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले एक शब्द कूट आया था। तो एक शब्द कूट में टोटल आपने देखा था कि 4 प्रकार के टोटल कोडान बनते हैं और 4 कोडान केवल 4 ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते थे, जिस कारण से एक शब्द कूट जो है फैल हुआ। इसके बाद फिर द्वि शब्द कूट आया, जिसमें भी आपने देखा कि टोटल नाइट्रोजनी क्षारकों को अगर मिलाएंगे हम 2 बार तो उनमें से टोटल 16 प्रकार के कोडान तैयार होते थे और टोटल नंबर आप जो अमीनो एसिड की होती है वो 20 होते हैं। यानी 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कम से कम 20 कोडान फिर भी चाहिए थे। तो 20 कोडान कोडित नहीं, 20 अमीनो अम्ल कोडित नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण से द्विशब्द कूट भी अमान्य रहा। इसके बाद फिर जाके आया त्रिशब्द कूट, मतलब कोई भी कोडान जो है 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता था। तो हमने क्या देखा था कि टोटल 64 प्रकार के कोडान हमको प्राप्त होते हैं। तो 64 प्रकार के कोडानों में से आप देखेंगे कि 3 कोडान जो होते हैं UAA, UAG व UGA, ये 3 कोडान UAA, UAG और UGA, ये तीनों कोडान किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम समापन कोडान या स्टॉप कोडान कहते हैं। इन्हें हम नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि टोटल जो कोडान बनते हैं वो 64 प्रकार के कोडान बनते हैं और 64 कोडानों में से केवल 61 कोडान ही अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं। 3 कोडान UAA, UAG और UGA ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये समापन कोडान कहते हैं। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समापन कोडान कितने होते हैं, समापन कोडानों के आपको नाम लिखना होता है। और यदि आपसे पूछे कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की तो आपको याद रखना है नीरेनबर्ग ने इसकी खोज की थी। इस प्रकार से आपको यहां पे जेनेटिक कोड भी समझ में आ गया होगा। जेनेटिक कोड के कई सारे यहां पे इंपॉर्टेंट प्रमुख लक्षण हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक कोड का पहला जो इंपॉर्टेंट लक्षण है, यह भी 4 अंकों में आपसे पूछा जाता है। पहला लक्षण क्या है? ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब होता है कि कोई भी अनुवांशिक कोड जो होता है वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना एक समूह होता है। अतः प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए क्षार समूह का बना एक कोड आवश्यक होता है। मतलब किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए कोड आवश्यक है जो कोडान के रूप में होता है। कोडान के अंदर ही अनुवांशिक सूचनाएं होती है और 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के ही कोडान बनता है। तो ट्रिपलेट कोड का मतलब होता है कि जो कोई भी ट्रिपलेट कोड है, मतलब जो कोडान है वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के ही बना होगा। तो ये पहला आपको याद रखना है कि पहला प्रमुख लक्षण क्या है कि अनुवांशिक कोड जो है ट्रिपलेट कोडान होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? प्रारंभिक सिग्नल। प्रारंभिक सिग्नल का मतलब यह है कि अगर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो रहा है तो उसके प्रारंभिक होने की प्रक्रिया भी होगी। तो प्रारंभ होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको सिंपल सी चीज याद रखना है कि जो AUG कोडान होते हैं और GUG कोडान होते हैं ये किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग कोडान होते हैं, ये समारंभन कोडान होते हैं। तो समारंभन कोडान होते हैं कुछ जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के स्टार्ट करने का काम करते हैं, यानी कि प्रारंभ करने का काम करते हैं। इसलिए हम इन कोडानों को प्रारंभिक
कोडान कहते हैं या प्रारंभिक सिग्नल कहते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रमुख लक्षण है प्रारंभिक सिग्नल, इसको भी आपको तैयार करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रमुख लक्षण क्या है अनुवांशिक कोड का? रुकावट सिग्नल। रुकावट सिग्नल का मतलब होता है कि एमआरएनए पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे कोडान होते हैं, इंपॉर्टेंट 3 कोडान ऐसे हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूएए, यूएजी और यूजीए। ये तीनों अमीनो एसिड को कोड करने का काम नहीं करते हैं, अर्थात ये समापन कोडान कहते हैं, ये श्रृंखला के निर्माण को रोकने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम रुकावट सिग्नल या समापन कोडान कहते हैं। अगला है सार्वत्रिक कोडान यानी कि यूनिवर्सल कोडान। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त कोडान जो होते हैं या समस्त जीवों में जो अनुवांशिक कोड होते हैं वो एक समान ही होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अनुवांशिक कोड होता है वो सार्वत्रिक कोडान होता है, चाहे वो जीव कहीं भी हो उसके अंदर उपस्थित जो अनुवांशिक कोड होते हैं वो एक ही समान होते हैं। इसके अलावा अगला आप देख सकते हैं असंदिग्ध कोडान। असंदिग्ध कोडान का मतलब होता है कि एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, दूसरे को नहीं। तो इस प्रकार से आपने यहां पे 5 इंपॉर्टेंट लक्षण देखे किसके? जेनेटिक कोड के यानी कि अनुवांशिक कोड के। तो इनको आपको तैयार करके रखना है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि डीएनए अंगुली छापन। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा हम डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पहचान करते हैं। उस प्रक्रिया को या उस विधि को ही हम क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन। यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यह एक तकनीक होती है, स्पेशली हमने आपको बताया, जिसमें कि हम डीएनए की विशिष्टता के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति की पहचान करते हैं, इसे ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक की खोज की यदि हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी ने, आपको याद रखना है 1985 में किसकी खोज की थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। इसकी यदि भारत में बात करें तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज डॉक्टर लालजी सिंह ने की थी एवं डॉक्टर वीके कश्यप ने प्रारंभ की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की चलिए सबसे पहले उपयोगिता देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी विधि देख लेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या है? पहली उपयोगिता तो यह है कि यह फोरेंसिक प्रयोगशाला, कानूनी समस्याओं के समाधान में तथा अपराधियों की पहचान करने में अत्यंत उपयोगी है। कोई भी अगर अपराधी व्यक्ति है तो उसकी पहचान कर सकते हैं इसके माध्यम से हम। कानूनी समस्या अगर कोई है उसको भी हम सुलझा सकते हैं। फोरेंसिक प्रयोगशाला में भी इस विधि का काफी ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट उपयोगिता क्या है कि किसी व्यक्ति का जो अन्य जातियों के साथ आपस में क्या संबंध है, मतलब किसी का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसकी जानकारी भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी उपयोगिता यह है कि कभी कभी परिवार में क्या हो जाता है कि पितृत्व की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मतलब कोई भी महिला कहने लग जाती है कि ये किसी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति जो है मेरे बेटे का पिता है, तो आप इसकी भी पहचान कर सकते हैं। मतलब पितृत्व की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है इस डीएनए फिंगर तकनीक की सहायता से। तो इसको भी आपको याद रखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की चलिए विधि देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इस तकनीक में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कोई भी वंचित व्यक्ति है, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर हमको शक है, उसके डीएनए का सैंपल प्राप्त करते हैं और डीएनए का सैंपल सामान्यतः हम रक्त से तैयार करते हैं। अब ऐसा ही नहीं है कि केवल रक्त से ही तैयार कर सकते हैं, रक्त के अलावा हम वीर्य से यानी सीमेन से, अस्थि मज्जा से और बालों से भी हम डीएनए का सैंपल तैयार कर सकते हैं। इस हेतु डीएनए की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, सिंपल सी प्रोसेस है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी वंचित व्यक्ति अगर है उस वंचित व्यक्ति का हमको डीएनए का सैंपल तैयार करना है। और वो सैंपल कहां से तैयार होगा? ब्लड से तैयार होगा। अगर ब्लड से आपको नहीं तैयार करना है तो आप वीर्य से तैयार कर सकते हैं, अस्थि मज्जा या बालों से भी आप डीएनए का सैंपल तैयार कर सकते हैं। तो पहली प्रोसेस, पहली विधि सिंपल है। दूसरे नंबर पे आप आएंगे तो प्राप्त डीएनए सैंपल, मतलब जो सैंपल हमको प्राप्त हुआ है उस सैंपल को हम क्या करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे? एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है जिसके साथ हम क्रिया कराएंगे। इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे और उससे डीएनए का हम फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कई सारे गड्ढे होते हैं जिसमें आपको याद, जिसमें सैंपल को डाल करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है। यह स्पेशली एक विशेष प्रकार की मशीन के अंदर होता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के हम डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार कर लेंगे। मतलब सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले इस तकनीक में हम क्या करेंगे, कोई भी अगर वंचित व्यक्ति है उस व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त करेंगे और उसके सैंपल को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया कराएंगे। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप आइए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्राप्त के बाद, मतलब जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देंगे उसके बाद जो जेल प्राप्त होगा, जेल से प्राप्त होने वाले डीएनए को हम क्या करेंगे, एक नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्टर मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली में हम उसको स्थानांतरित कर देंगे। जो हमको जेल प्राप्त हुआ है
या जो फिंगरप्रिंट प्राप्त हुआ है उसको हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन की झिल्ली में स्थानांतरित कर देंगे और इस फिल्टर को हम 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में क्या करेंगे, रखेंगे, जिससे फिल्टर पर डीएनए के कई सारे क्या बन जाते हैं, प्रोब बन जाते हैं, यानी कि कई सारे चित्र बन जाते हैं। जैसे आप अपनी हाथों की लकीरों में देखेंगे कई सारे लकीर या कई सारी लाइनें होती है, उसी प्रकार से कई सारे प्रोब बन जाते हैं फिंगरप्रिंट के अंदर। तो इन डीएनए प्रोब को हम क्या करते हैं, धो लेते हैं और धोने के पश्चात इसको हम, एक विधि होती है ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा हम क्या करेंगे, इसका विश्लेषण करते हैं, जिससे कि जेल पर अनेक बैंड्स दिखाई देने लगते हैं। तो हमने क्या कहा कि जैसे हाथों में कई सारे लाइनिंग होती है, तो जो सैंपल प्राप्त हुआ है डीएनए का, जो फिंगरप्रिंट तैयार हुआ, उसमें कई सारे प्रोब बन जाएंगे और उन प्रोब के अंदर आपको कई सारे बैंड्स दिखाई देने लगते हैं। अब इन्हीं बैंड्स को क्या करते हैं हम आपस में अपराधी व्यक्ति के बैंड्स के साथ, मतलब अपराधी व्यक्ति का भी हम डीएनए का सैंपल तैयार करेंगे और उसके जो फिंगरप्रिंट प्राप्त होंगे उसके हम बैंड्स को मिलाएंगे, किसके साथ, वंचित व्यक्ति के साथ। अगर दोनों का फिंगरप्रिंट आपस में मिल जाता है तो हमको पता चल जाएगा कि वंचित व्यक्ति ही अपराधी है, और अगर यदि फिंगरप्रिंट के बैंड्स आपस में समान दिखाई नहीं देते, इसका मतलब वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो विधि होती है इसको आपको तैयार कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट विधि है, इसकी उपयोगिता भी आपको तैयार कर लेनी है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है डीएनए की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है, इसका सर्वप्रथम अध्ययन वाटसन एवं क्रिक ने किया था 1953 में, यानी कि 1953 में, और इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की संरचना के मुख्य बिंदु की। तो देखिए डीएनए की संरचना आप देखेंगे, इसमें कई सारे भाग आपको दिखाई देंगे। प्रत्येक डीएनए में आप देखेंगे कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के चारों तरफ लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पास हमारे पास डीएनए की संरचना है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड यहां से स्टार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका समापन जो है 5 डॉट में हुआ। 3 डॉट का समापन हमेशा याद रखना है 5 डॉट में होता है, और 5 डॉट का समापन कहां होता है, 3 डॉट में होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि प्रत्येक डीएनए की संरचना में इस प्रकार से एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। तो प्रत्येक डीएनए की संरचना में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स देख सकते हैं आप एक दूसरे से लिपट गए हैं और एक दूसरे से लिपट करके एक द्विकुंडलित यहां पे संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो पहला पॉइंट डीएनए की संरचना में आपको याद रखना है कि डीएनए की संरचना में आपको 2 स्ट्रैंड्स या 2 श्रृंखलाएं दिखाई देगी और दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से लिपट जाती है और एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट आप समझिए कि प्रत्येक डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं होती है और दोनों न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखलाएं होती है वो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं और दोनों श्रृंखलाएं के कुंडलनों का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए यहां पे आप डीएनए की संरचना देखेंगे तो एक कुंडलन ये है यहां से यहां तक, दूसरा कुंडल ये यहां से यहां तक, और इनका यदि आप व्यास देखेंगे तो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी डीएनए के की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, डीएनए अणु की मोटाई जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से दोनों कुंडलनों का व्यास देख सकते हैं कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और हमने आपको क्या बताया कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती है, एक ये श्रृंखला एक ये श्रृंखला है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होगी, ये श्रृंखला इस श्रृंखला के साथ किसके द्वारा जुड़ी होगी, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा पॉइंट भी याद कर लेना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, देखिए कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो है आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों द्वारा जुड़ी होती है। एक श्रृंखला में उपस्थित प्यूरिन दूसरी श्रृंखला में उपस्थित प्यूरिन की सहायता से हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखलाएं होती है ये आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों के माध्यम से जुड़ी होती है और नाइट्रोजनी क्षारकों के माध्यम से आपको याद रखना है कि प्यूरिन जो है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, पिरिमिडीन अणुओं के साथ ही जुड़ता है। अगर एडेनिन है तो ग्वानिन के अणुओं के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन है तो वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। अगला नंबर है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है तथा ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो हमेशा अभी हम आपको यहां पे दिखाएंगे डायग्राम के थ्रू कि कैसे आपस में जुड़े होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ जुड़ेगा, और जो ग्वानिन होता है वो किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ जुड़ता है। और डीएनए की श्रृंखला में आपको यह भी याद रखना है कि जितनी प्यूरिन की संख्या होती है उतनी ही संख्या पिरिमिडीन अणुओं की होती है। मतलब किसी भी श्रृंखला में प्यूरिन व पिरिमिडीन अणुओं की संख्या जो है क्या होती है, वो बराबर होती है। और पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि दोहरे कुंडलन के हर घुमाव की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है और श्रृंखला के हर घुमाव में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अतः इनमें उपस्थित प्रत्येक 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कहने का मतलब यह है कि यहां से लेकर के यहां तक का मतलब ये यहां से आया और यहां से ये खत्म हुआ, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एक कुंडलन यहां से लेकर के यहां तक का क्या कहलाएगा, एक कुंडलन। तो एक कुंडलन के बीच की दूरी कितनी कहलाती है, 34 एंगस्ट्रॉम कहलाती है। और एक कुंडलन में मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 रहेंगे, इसमें 5, यानी टोटल
एक कुंडलन में आप देखेंगे कि 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने? 10 न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से एक कुंडलन की घुमाव की लंबाई में एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस प्रकार से यदि हम देखें कि दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी, मतलब आपस में देखिए, हमने कहा कि एक कुंडलन में जो एक कुंडलन होता है उसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। अब क्या कह रहा है कि दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी, तो एक कुंडलन में इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपको एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड दिखाई देते हैं। तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं 34 एंगस्ट्रॉम के बीच में, मतलब यहां पे एक कुंडलन में होते हैं 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई, तो उसके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की यदि हम दूरी देखेंगे तो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपके डीएनए अणु की संरचना, और डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना आपको तैयार कर लेना है इस प्रकार से। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में कैसे कुंडलन करती है, कैसे जुड़ी होती है। एक डीएनए की श्रृंखला या स्टैंड है, उसका स्टार्टिंग जो है 3 इंड है और उसका समापन कहां पे होगा? आप देख सकते हैं 5 इंड में। उसी प्रकार जो दूसरा डीएनए का स्टैंड है वो 5 इंड से स्टार्टिंग होगा और समापन कहां होगा? 3 इंड पे। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी डीएनए की जो संरचना होती है उसमें आप देखेंगे कि हमने क्या कहा कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। तो एडेनिन वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो थाइमिन वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ है। ग्वानिन वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ा हुआ है। फिर साइटोसिन वाला ग्वानिन के साथ, थाइमिन वाला एडेनिन के साथ। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, जो एडेनिन है ये क्या है? आपका प्यूरिन। जुड़ा किसके साथ है? थाइमिन के साथ। थाइमिन क्या है? पिरिमिडिन। तो प्यूरिन हमेशा किसके साथ जुड़े होते हैं? पिरिमिडिन के साथ जुड़े होते हैं। आपस में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किसके माध्यम से जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े होंगे। तो इस प्रकार से एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि यहां पे साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होता है। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आपको लगभग 10 इंपोर्टेंट 4 अंकों वाले क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार से 4 अंकों वाली हम 3 से 4 और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यदि आप इन 4 अंकों वाले क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जितना हम यहां पे कराएंगे, तो डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम बेहतर जाएगा, आपके एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।